हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं 3 प्रश्न को हल करूंगा, जो कि पहला है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ दोष लिखिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2010 से 2021 तक के बीच में आए हुए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हम दूसरा प्रश्न आपको उठाएंगे कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है, स्पष्ट करिए। ये भी काफ़ी बार आ चुका है। इसके अलावा हम समझाएंगे एक और प्रश्न, पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, आमाशय और छोटी आंत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं, दोष क्या हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेंडलीव के आवर्त नियम, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि वैज्ञानिक जो मेंडलीव थे, सन 1869 ईस्वी में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों तथा उनके परमाणु भारों के संबंध का एक नियम दिया। किसने? मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में तत्वों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनके परमाणु भारों के संबंध में एक नियम दे दिया, जिन्हें हम मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। समझे कि नहीं ये चीज़ें? इसके बाद हम बताते हैं आगे, ठीक है। अब इसके नियम के अनुसार क्या था, अब इसके नियम को समझते हैं। भाई उन्होंने क्या नियम दिया, तो ध्यान से समझिएगा। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक जो गुण होते हैं, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या चीज़? तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं, वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए अगर क्रम में रखते हैं, तो नियमित अंतराल के बाद उनके गुण मिलते हैं। समझे कि नहीं? यानी अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखते हैं, ठीक है। मान लो किसी का परमाणु भार 1 है, उसको पहले रख दिए, फिर दूसरे तत्व का परमाणु भार 2 है, उसको बाद में रख दिए, उसके बाद जिसका परमाणु भार अधिक है उसको रख दिए, उसके बाद उससे और अधिक जिसका परमाणु भार है उसको रख दिए। तो अगर क्रम से परमाणु भार सबके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, तो समझ लीजिए कि नियमित अंतराल के बाद उनके गुण मिलते हैं। कैसा गुण मिलते हैं? तो भौतिक और रासायनिक गुण। समझे कि नहीं? तो वही चीज़ है कि अगर मान लो कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो नियमित अंतराल के बाद उनके गुण मिलते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है, आप इसी को लिखेगा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उन्हें परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। समझे कि नहीं? तो ये हो गया आपका मेंडलीव के आवर्त नियम। अब सबसे पहली बात कि इस मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या लाभ हैं, तो हम लाभ समझते हैं। ठीक है, लाभ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहली लाभ क्या हुई कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हुई। क्या चीज़? तत्वों के जो गुण थे उनके अध्ययन में सुविधा हो गई। समझे कि नहीं? आगे समझिए, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। दूसरा क्या हमको लाभ हुआ कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में हमें सहायता मिली ना। हम तत्वों को देख के समझ जा रहे हैं कि इसका परमाणु भार क्या होगा। समझे कि नहीं ये? और तीसरा क्या है? नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायता मिली। समझे कि नहीं? तो मेंडलीव की ये मुख्य रूप से 3 लाभ हैं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी का। इसके बाद हम समझेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या दोष हैं। ये चीज़ उन्होंने आवर्त नियम तो दे दिया, लेकिन उसमें कुछ दोष भी पाए गए। सबसे पहली बात, इसमें लिखा हुआ है कि इस आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं के एक ही स्थान पर रखा गया है। समझे कि नहीं? यानी इस आवर्त सारणी में धातु को और अधातु को एक ही स्थान पर रख दिया गया है। अधातु को अलग रखना चाहिए था, धातु को अलग रखना चाहिए था, लेकिन सबको एक ही स्थान पर रख दिया गया है। तो सबसे पहला दोष ये हो गया। समझे कि नहीं? इसके बाद दूसरा है कि समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है और असमान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है। समझे कि नहीं? यानी जिसका गुण मिल रहा होगा उसको अलग अलग रख दिया गया था, और जो जिसका गुण नहीं मिल रहा है उसको एक ही जगह पर रखा गया था। तो अगला दोष ये रहा। समझे कि नहीं? इसके बाद में अगला है, इसमें समस्थानिकों की कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी इसमें समस्थानिक जो थे उनका कोई स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग। ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम हो ना, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, तो ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसमें अगला कौन सा दोष है? तो इसमें लिखा हुआ है कि कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों का जो क्रम है ठीक प्रकार से नहीं था। ठीक है, कहीं कहीं तत्वों के जो परमाणु भारों का क्रम था ठीक प्रकार नहीं था। समझे ये? तो इस प्रश्न का उत्तर बस इतना है। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में सबसे पहले लिख लीजिएगा
कि वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों और उनके परमाणु भारों के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इसके बाद इसके नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हम अर्थात में लिखे हैं कि अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर नियमित अंतराल के बाद उनके गुण मिलते हैं। इसके बाद हमने आपको लाभ बता दिया। आपको लाभ देखिए, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हुई। दूसरा, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। तीसरा, नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायता मिली। इसके बाद में उनमें कोई दोष पाया गया। दोष में हमने आपको बताया कि इस अवध सारणी में धातुओं और अधातुओं को एक ही स्थान पर रखा गया है, समझे कि नहीं। इसके बाद समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग और असमान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया था। इसके अलावा अगला क्या है कि इसमें समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया गया था। फिर कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों का क्रम ठीक प्रकार नहीं था, समझे कि नहीं। ये हुआ क्या चीज़, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ दोष, समझे कि नहीं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि रुधिर और लसिका, ठीक है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपको बता दूं कि ये प्रश्न 2011 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18 मतलब 21 तक आया हुआ है, समझे कि नहीं। तो हम इसको समझते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ और स्टूडेंट को इस यूट्यूब चैनल से जोड़िए, ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे इधर रुधिर लिखा गया है और इधर लसिका ना। भाई रुधिर और लसिका में हमको अंतर लिखना है, तो लिखेंगे कि रुधिर व लसिका में निम्नलिखित अंतर है। तो क्या है, यह रंगहीन नहीं होता है, यानी इसका रंग होता है, कोई ना कोई रंग होता है। लेकिन जो लसिका होता है यह रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, यानी लसिका का कोई रंग नहीं होता है, जबकि रुधिर का रंग होता है, जिसको हम रंगहीन नहीं होता है कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है अंतर, इसका रंग लाल होता है। रुधिर मतलब खून होता है, समझे कि नहीं। इसका रंग लाल होता है और इसका कोई रंग नहीं होता है, समझे। अगला देखो, रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या की मात्रा कम होती है, समझे कि नहीं। कहने का मतलब कि जो खून है उसके अंदर WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, इसकी संख्या कम रहती है, समझे कि नहीं। इसमें किसमें, रुधिर में। अगर अधिक रहेगा तो खून का रंग लाल नहीं रहेगा, वो सफ़ेद हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए इसमें WBC की मात्रा कम होती है। लेकिन इसमें देखो लसिका में, इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या की मात्रा अधिक होती है, ये चीज़। इसके बाद समझते हैं कि इसमें फाइब्रिनोजेन की मात्रा अधिक होती है। फाइब्रिनोजेन जो होता है, एक इसके सहायता से ही थक्का बनता है। थक्का का मतलब जैसे मान लीजिए कट गया, वहाँ से खून निकल रहा है, इसके बाद में खून वहाँ पे जम जाता है तो खून नहीं निकलता है, तो इसी की उपस्थिति में वो खून वहाँ पे जमता है, तो उसी को बोलते हैं थक्का बनना। तो इसकी मात्रा अधिक होती है खून में, लेकिन इसमें लसिका में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, समझे कि नहीं। अगला देखिए, रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जबकि लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अंतर, इसमें थक्का बहुत जल्दी जमता है या बनता है, और इसमें थक्का नहीं जमता या नहीं बनता, समझे कि नहीं। तो रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहेगा तो आपको बस इतना ही लिखना है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर होते हैं। तो यह रंगीन नहीं होता है, यह रंगीन होता है। इसका रंग लाल होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। रुधिर में श्वेत मतलब रुधिर कणिका की संख्या कम होती है, जबकि इसमें अधिक होती है। इसमें फाइब्रिनोजेन की मात्रा अधिक होती है, इसमें कम होती है। इसमें प्रोटीन अधिक होती है, किसमें, रुधिर में, और जबकि इसमें कम होती है। ओके, और इसमें थक्का जल्दी बनता है, इसमें थक्का नहीं बनता है, समझे कि नहीं। ये चीज़, दो प्रश्न हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नों को समझेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो ध्यान से यहाँ समझिएगा, ये 2014, 16, 18, 19, 20, 21, 22 में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाचन के बारे में, इसके बाद में पाचन तंत्र, ठीक है। क्योंकि पाचन तंत्र पूछता है तो आप लोग सबसे पहले पाचन के बारे में आप डेफिनेशन लिखिएगा। ओके, तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे अगर ध्यान देना है, अगर ध्यान दिया जाए तो हम पाचन का परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल और छोटे अणुओं में बदलना ही
पाचन कहलाता है। मान लीजिए जो भी हम चीज़ खाते हैं, ठीक है, वो पूरे तरीके से हम लोग चबा नहीं पाते हैं। चबा लेते हैं क्या? नहीं। कुछ हम चबा भी नहीं पाते हैं तो उसको बोलते हैं जटिल पोषक पदार्थ। समझे कि नहीं? जटिल पोषक पदार्थ अगर वो मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर गया, आमाशय में इकट्ठा हुआ, तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम मतलब मिलता है वहाँ पे। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलेगा, पित्ताशय से पित्त रस, उसमें से सब निकलेगा। इसके बाद में उस भोजन में मिलेगा और जो जटिल पोषक पदार्थ है उसको छोटे छोटे अणु में, ठीक है, तोड़ देगा। हाँ, ठीक है ना। और इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे पाचन। तो लिखा हुआ है भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल और छोटे अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। इसके बाद में पाचन तंत्र क्या होता है भाई? तो देखो, शरीर के जिस तंत्र के द्वारा पाचन की क्रिया होती है उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। समझे? शरीर के जिस तंत्र के द्वारा पाचन क्रिया होती है उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। समझे कि नहीं? अब हम लोग समझेंगे आमाशय तथा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन। समझे? तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आमाशय के बारे में जानते हैं। आप ये चित्र को देखिए, ये आमाशय का चित्र है। भोजन इसी में इकट्ठा रहता है ना, तो इसके बारे में हम समझते हैं। यह बैग की तरह होता है। किस तरह से होता है? यह बैग की तरह होता है। बैग यानी इसमें कुछ रख सकते हैं। इसके बाद यह भोजन को संग्रहित करता है, यानी भोजन को क्या करता है? इकट्ठा। समझे कि नहीं? ये हम लोग खाते हैं तो इसी के अंदर रहता है वो चीज़। इसके बाद में यह पचाने का भी कार्य करता है। क्या चीज़? पचाने का भी कार्य करता है। कौन? आमाशय। अगला क्या है? यह भोजन को 3 से 4 घंटे रोक कर रखती है। 3 से 4 घंटे क्या करती है? रोक के रहती है। अगला क्या है? आमाशय के 3 भाग होता है, एक कार्डियक, फिर फंडिक और पाइलोरिक। ये चीज़ ना, तो आमाशय के बारे में कम से कम इतना लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के बारे में, ठीक है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के बारे में। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो बड़े बड़े है ये वाला, इसको बड़ी आंत बोलते हैं, और इसके बीच में जो ये वाला है इसको हम छोटी आंत बोलते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है। यानी सबसे पहले तो आमाशय में गया था यहाँ पे इसमें, अब इसके बाद कौन सा पाइप में गया? तो भाई छोटी आंत में गया भोजन। तो वही है कि आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है, देखने में छोटा होता है लेकिन मतलब थोड़ा सा जगह में होता है, लेकिन अगर उसको खोल के देखेंगे तो बहुत लंबा रहता है, ठीक है। आगे देखो, यह कुंडलित अवस्था में कम स्थान में ही व्यवस्थित रहता है। कुंडलित जैसे मान लीजिए सांप जो होता है बहुत लंबा होता है, लेकिन जब कुंडली मार के बैठ जाएगा तो लगेगा कि बहुत छोटा है। समझे कि नहीं? यानी कम ही स्थान में पूरा का पूरा जगह ले लेता है। इसके बाद में अगला क्या है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होती है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। समझे कि नहीं? तो इतना रहा हमारा टोटल पाचन क्रिया क्या है, तथा आमाशय और क्षुद्रांत में पाचन क्रिया किस तरह से होती है, मतलब क्या है। हमने जो ये प्रश्न आपके सामने रखा था उसका उत्तर इतना ही रहा। सबसे पहली बात, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बता दूं पाचन तंत्र में इसका परिभाषा देना है आपको, क्या होता है पाचन और पाचन तंत्र क्या होता है। इसके बाद में इसमें बोला है कि आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपको बस इतना ही लिखना है, इससे अधिक कुछ नहीं, ठीक है, इससे अधिक नहीं। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। समझे? अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, और मनुष्य के महत्वपूर्ण उत्सर्जनीय अंग का नाम बताइए। समझे कि नहीं ये चीज़? तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको अगले दिन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।